हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस के फिजिक्स से चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि प्रकाश का परावर्तन है, इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम बिल्कुल ही समझते हुए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस मेरे पास दिया हुआ है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? प्रतिबिंब मतलब इमेज कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर को दिया हुआ है वास्तविक, ऑप्शन नंबर को दिया हुआ है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर गो दिया हुआ है वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, और ऑप्शन नंबर घो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो याद रखिएगा समतल दर्पण में यानी कि प्लेन मिरर में हमेशा जो है आपका प्रतिबिंब जो बनता है, जो इमेज बनता है, हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है जी? काल्पनिक बनता है। काल्पनिक मतलब हो गया आभासी, इसको हम आभासी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आभासी दे दे तो आप घबराना नहीं। आभासी मतलब काल्पनिक होता है, यानी कि इमेजिनरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को? इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी इमेज। ठीक है, काल्पनिक। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण होता है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें कि ऑप्शन नंबर घो इसका राइट आंसर होगा। अभी मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि जो ऑप्शंस में जो आंसर है वो मैं जानता हूं और यहाँ पे मैं टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ओके, पहले मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा बट इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घो इसका राइट आंसर होगा कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण ही परावर्तन कोण कहलाता है। ओके, ये इसका आंसर हो गया बट इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि परावर्तन कहते किसको है। क्या कहते हैं किसको है? परावर्तन कहते किसको है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम समझते हैं परावर्तन कहते किसको है। ठीक है, अब देखिए किसी वस्तु को जो है ना आप परावर्तन के वजह से ही आप देख पाते हो। किसके वजह से देख पाते हो? परावर्तन की वजह से देख पाते हो। अगर वहाँ प्रकाश है, लाइट है, लेकिन उस वस्तु पे जो है परावर्तन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप वस्तु को नहीं देख पाओगे प्रकाश के मौजूद होने के कारण। ओके, प्रकाश मौजूद वहाँ है फिर भी आप नहीं देख पाओगे अगर वो परावर्तित की घटना ना हो, परावर्तन का घटना वहाँ पे ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपका जो है लाइट किसी स्रोत से आ रहा है, हो सकता है वो सूरज की प्रकाश हो, लाइट हो, आपका टॉर्च हो या फिर मोमबत्ती हो। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये मेरा जो लाइट है एक सूरज की प्रकाश से यहाँ पे आ रहा है, ये मेरा सन हो गया, सूरज का प्रकाश। ओके, सन हो गया, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है नीचे रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए ये सूरज का प्रकाश जो है, समझिएगा। ओके, अब ये सूरज का प्रकाश इस पे आपतित हुआ। ओके, और ये आपतित होके क्या हुआ? ये परावर्तित हो गया, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो गया, और ये जो है मेरी आंखों तक ये पड़ा। ये मेरी मान लो ये आंख है मेरी। ठीक है, ओके, ये मेरी आंख है, आई। ओके, ये मेरी आंख है। ओके, अब इस वस्तु पे पड़ने के बाद ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया। ये क्या हो गया? परावर्तित हो गया। ये किरण पहले आपतित हुआ और फिर परावर्तित हो गया। ओके, तो इस सूरज के प्रकाश वस्तु के जिस पॉइंट पे पड़ा, ये जो पॉइंट यहाँ पे पड़ा, ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे अभिलंब खींच दिया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पे जो है एक नॉर्मल, एक अभिलंब खींच दिया जाता है। इसी को नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि अभिलंब खींच दिया जाता है। ओके, चलिए मैं इसे अच्छे से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक नॉर्मल यहाँ पे खींच देते हैं, ये मेरा अभिलंब हो गया यानी कि नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा ये जो प्रकाश जो आपतित हुआ, ये जो आपतित हुआ, ओके, इसी को कहते हैं आपतन कोण। ओके, और ये परावर्तित जो हुआ इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट रे, इसे आई से डिनोट करेंगे। ओके, और ये परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्ट एंगल, इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ओके, और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में आपका ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि आपतन कोण जो है कहाँ बनता है, तो आपतन कोण जो बनता है वो नॉर्मल के बीच बनता है। ये क्या है? अभिलंब के बीच बनता है। ओके, तो यही आपका क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन का आंसर आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ था परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच, है ना। हमारा जो अभिलंब था उसी के बीच जो है हमारा परावर्तन कोण बन रहा था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ओके, तो प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं वो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। तो ऑप्शन नंबर 2 एक हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ओके, अब 2 नियम कौन कौन से होते हैं? पहला तो नियम ये होता है बाबू कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसे आप यहाँ पर समझिएगा। अभी मैंने आपको समझाया था। ओके, अभी मैंने आपको क्या समझाया था बाबू, फिर से आप समझिएगा। कोई बात नहीं, लेट होगा, कोई बात नहीं, आपको समझना है, ठीक है। इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरा सूरज था, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट था, वस्तु था। ओके, ये मेरा वस्तु था। ओके, ये मेरा सूरज था, सन था। ओके, यहाँ पे ये क्या हुआ भाई, प्रकाश यहाँ पे आपतित हुआ। मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। ये प्रकाश आपतित हुआ। ओके, आपतित होने के बाद ये क्या हुआ, परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, परावर्तित होने के बाद ये क्या हुआ बाबू, मेरी आंखों पे पड़ा। क्या हुआ, ये मेरी आंखों पे पड़ा। तो ये मेरी आंख, मान लो ये मेरी आंख था, यहाँ पे आके प्रकाश जो है आपतित हुआ, मेरी आंखों पे पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अभिलंब था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये वस्तु पर जो पॉइंट पे जो आपतित हुआ, ओके, ये बिंदु जो था वस्तु का, ओके, तो ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और अभिलंब, ये तीनों जिस पॉइंट पे वस्तु के जिस पॉइंट पे पड़ेगा वो वस्तु के एक ही सतह पे होगा। वो क्या होगा, वस्तु के एक ही सतह पे होगा। ओके, ऐसा नहीं कि आपतन कोण परावर्तन कोण एक सतह पे है, अभिलंब किसी दूसरे सतह में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे सूरज का प्रकाश था, ये मेरा वस्तु था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये सूरज था, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ये आपतित हुआ। ओके, इंसिडेंट आया, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट हो गया यानी कि परावर्तित हो गया। ओके, और ये मेरा अभिलंब था, ये मेरा पॉइंट था वस्तु का। ओके, तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये परावर्तन कोण हो गया। ओके, यानी कि रिफ्लेक्ट एंगल। ओके, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक है, तो ये दोनों का मान समान होता है। अगर ये किरण जो है ये 30 डिग्री पे आया है, मान लो ये 30 डिग्री पे आपतित हुआ है, तो ये जब परावर्तित होगा तो ये भी 30 डिग्री पे ही परावर्तित होगा। ओके, ये 30 डिग्री पे हुआ तो ये भी 30 डिग्री पे ही परावर्तित होगा। यही आपका दूसरा नियम था। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस अभी कंप्लीट हुआ ना, नहीं 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ओके, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी भी बनता है, लेकिन आभासी एक ही कंडीशन में शायद बनता है। ओके, वो कंडीशन क्या होता है, जैसे ये मेरा अवतल दर्पण हुआ। ठीक है जी, ये मेरा क्या हुआ, अवतल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ओके ओके, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। ये मेरा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका प्रधान अक्ष हो गया, ये इसका क्या हो गया, पोल हो गया। ठीक है, पोल हो गया, ये इसका क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, ये हो गया इसका फोकस। ओके, जब वस्तु जो है, जब इसका वस्तु जो है पोल और फोकस के बीच, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच रहेगा, यहाँ से यहाँ के बीच रहेगा, वस्तु रखा हुआ रहेगा, तब जो वस्तु का आकार जो होगा, ओके, तब वस्तु जो है, जैसे यहाँ पे रखे हम वस्तु को, समझिएगा। ओके, पहले हम यहाँ पे अच्छे से इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आपने वस्तु को यहाँ पे रखा, फोकस और पोल के बीच रखा। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश आपतित होगा, फिर ये क्या होगा बाबू, ये जो है फोकस से परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ओके, उसके बाद आप दूसरा रे कहाँ से आपतित करोगे, ये इसका जो है यहाँ से आपतित करोगे। ठीक है, यहाँ से ये आपतित होगा तो यहाँ से पढ़ते हुए कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम पीछे यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो इस प्रकार ये क्या बना, आभासी प्रतिबिंब बना। यानी कि अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है जब हमारा वस्तु फोकस और पोल के बीच, यानी ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में अगर वस्तु आप रखोगे तो अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब बहुत कम बनता है, सिर्फ एक कंडीशन में, जो कि मैंने अभी आपको बताया। बाकी अब वस्तु इसके अलावा वस्तु फोकस और पोल के अलावा आप कहीं भी रख दो वस्तु, इसके बाहर आप कहीं भी रख दो, हमेशा वास्तविक बनेगा। ओके, यानी फोकस के बाद कहीं भी रखो, आप इन्फिनिटी पर रखो
या फिर वक्रता त्रिज्या पर रखो, वक्रता केंद्र पर रखो, कहीं भी रखो, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो यही आपका बोल रहा था कि मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बनता है, तो अवतल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा नहीं बनता है, हमेशा आप बोलोगे तब गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में फोकस और पोल के बीच, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच अगर वस्तु आप रखोगे तो आभासी बनेगा। बट इनके अलावा आप फोकस दूरी के इस साइड रखो, ओके, दाएं साइड आप रखो, तो वस्तु जो है हमेशा वास्तविक बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। ओके, तो इस प्रकार आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में तो हमेशा आभासी बनता है, इसमें कोई शक नहीं। और समतल दर्पण में भी हमेशा वास्तविक आभासी बनता है। ओके, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक मतलब आभासी मतलब इमेजिनरी, इंग्लिश में इमेजिनरी उससे बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चंस भी मेरा कंप्लीट हो गया। समझ में आया ना क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चंस में कोई जान नहीं है, बस आपको समझना है कि भाई अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता ही है। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब ज़्यादातर तो वास्तविक के प्रतिबिंब बनता है, आभासी तो बस एक ही कंडीशन में बनता है, जब फोकस और पोल के बीच हो, है ना। तो यही आपको पूछ रहा था कि वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है, तो उत्तल में तो कभी बनता ही नहीं, तो उत्तल की बात ही मत करो। समतल में भी तो बनता ही नहीं, समतल की बात ही मत करो। अवतल में बनता है तो अवतल की बात कर रहे हैं, अवतल में कुछ और भी बनता है तो उससे क्या मतलब, लेकिन वास्तविक तो बनता है ना। लेकिन उत्तल में और समतल में तो वास्तविक का नामो निशान नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? ओके, तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किससे किया जाता है? अभी मैंने आपको समझा दिया था कि बाबू समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में एक कंडीशन होता है, जब फोकस और पोल के बीच हमारी वस्तु हो तब ये जो है ये भी आभासी बना देता है। इसके मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका घो हो जाएगा कि तीनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके, यानी कि अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, समतल दर्पण में भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, घो, है ना, उपर्युक्त सभी। ओके, ये बनता है, समतल दर्पण में भी आभासी बनता है, अवतल दर्पण में भी आभासी बनता है, उत्तल दर्पण में तो बनता ही है ना। क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? ओके, तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है जी? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में, ये जो आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका कौन सा दर्पण है जी? उत्तल दर्पण। इसी उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु जो है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके, ये आप याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर घो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? ओके, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। ओके, क्या ऑप्शन हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर को। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, चलिए, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा था कि मतलब समांतर किरण पुंज किस में बनता है, किस दर्पण में? ओके, किस दर्पण में? ठीक है, तो याद रखिएगा, आपका जो किरण पुंज होता है, किरण पुंज होता क्या पता है आपको? किसी लाइट से, किसी भी लाइट से, मान लो सूरज मान लो, टॉर्च मान लो, तो ये जो लाइट है, ऐसा नहीं तो कि ऐसा नहीं है ना कि एक ही रे यहाँ पे आपतित होगा, इस लाइट से एक ही रे निकलेगा, ऐसा नहीं है। ये इनफाइनाइट रे निकलता है, आप गिन भी नहीं सकते उस रे को। ठीक है, बहुत सारा रे निकलता है और ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आता है, तो हम वस्तु को देख पाते हैं। बहुत सारा लाइट होता है, ये मान लो सूरज है, ठीक है, तो बहुत सारा लाइट होता है, तो बहुत सारा लाइट है ना, तो बहुत सारे रे है। लाइट का क्या है? एक रे है, किरण है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं किरण का एकदम झुंड, है ना, लाइट के किरण का झुंड, इसी को किरण पुंज बोलते हैं। तो ये किरण पुंज, तो ये जो किरण पुंज होता है, ये जो है क्या बोलते हैं, समांतर भी हो सकता है, ओके, अपसारी भी हो सकता है और अभिसारी भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो एक क्वेश्चन में बोल रहा था कि समांतर किरण पुंज, समांतर मतलब ये जो किरण पुंज है एकदम बिल्कुल, ये जो मान लो बहुत सारा किरण पुंज जो है सूरज से निकला, ठीक है, मान लो सूरज से निकला, ये हमेशा जो है एक समान जब होगा, जब एक समान होगा,
एक दूसरे के समांतर होगा, एक दूसरे का भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो कंडीशन होता है ये होता है अवतल दर्पण में। किस में होता है? अवतल दर्पण में जो होता है ये समांतर जो है किरण जो है बिंदु स्रोत से निकलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? ओके, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण पे जो है क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन पहले बढ़िया से समझ लो। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पे आप जब रखोगे ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण, ठीक है। ये इसका हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव यानी कि P, ये हो गया फोकस, ये हो गया इसका कर्वेचर, ये हो गया, ठीक है। ओके, वक्रता त्रिज्या हो गया। ओके, अब यहाँ पे इस वक्रता त्रिज्या और ये वक्रता त्रिज्या के इधर जितने भी होता है ये क्या कहलाता है? अनंत कहलाता है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच वस्तु आप कहीं भी रखो, है ना, आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, वस्तु यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, अनंत कहीं भी रख दो, तो ये जो होगा ये फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा जी? यानी कि वस्तु का जो है प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा कहीं, है ना। मान लो ये वस्तु आपने यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ रखा, ये आपतित हुआ, फोकस से यहाँ से निकला, फिर ये क्या होगा यहाँ पे, फिर क्या होगा ये क्या बोलते हैं, फिर जो किरण है फिर यहीं पे आएगा, ठीक है। यानी कि फोकस पे ही बनेगा, यहाँ पे ही बनेगा फोकस पे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत पे रखने पर जो है अवतल दर्पण में जो है वस्तु फोकस पर बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो याद रखिएगा फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी ये वक्रता त्रिज्या यानी आर की, वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो फोकस दूरी की हमेशा क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी अगर जो दिया वक्रता त्रिज्या मान लो 4 दिया हुआ है, तो इसका वक्रता त्रिज्या 4 दिया हुआ है, तो फोकस दूरी जो होगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आधी होती है, ये याद रखिएगा, है ना। अभी मैं फिगर से समझा दूँ क्या? फिगर से समझा दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये मेरा अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण भी हो सकता है, ओके। तो ये हो गया अपना प्रधान अक्ष, ठीक है। ओके, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये मेरा हो गया पोल, ये हो गया फोकस दूरी, ये हो गया मेरा ओके वक्रता आप त्रिज्या कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा था जी? क्वेश्चन बोल रहा था कि वक्रता त्रिज्या जो है कितनी होती है ना। फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक मेरा वक्रता त्रिज्या हो गया, है ना। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी देखिए इससे आधा है कि नहीं? आधा है कि नहीं? बोलिए आप ही, आधा है कि नहीं, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, इसके आधा है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि ये आधा होती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है किस अवतल दर्पण में वस्तु यानी कि बिंब, वस्तु जो है कि बिंब के रूप में खड़ा होता है, इस तरह, है ना, इस तरह खड़ा होता है वस्तु, ठीक है। तो बिंब मतलब वस्तु हो गया। वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा, कैसा प्रतिबिंब होगा वो आपको बताना है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने आपको बताया था कि ये अवतल दर्पण में जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है एक ही कंडीशन में, जब जो है हमारा वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच हो, है ना। फोकस और ध्रुव के बीच यानी P और F के बीच हमारा वस्तु हो, तो ये हमेशा कैसा बनता है जी? हमारा जो बनता है, जो हमारा इमेज बनता है, जो मेरा क्या बोलते हैं, इमेज जो बनता है वो हमेशा काल्पनिक बनता है। ओके, तो ये तो मेरा डिस्कस क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसका आंसर आप इजीली दे पाओगे कि बनता है, कैसा बनता है जी? ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, आभासी यानी कि काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है, कब बनता है जी? जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और पोल के बीच हो, यानी ध्रुव और फोकस दूरी के बीच हो, तो वस्तु जो है, वस्तु का जो इमेज जो होता है, इमेज बनता है आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी मतलब काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी, सीधा और आवर्धित मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये कुछ नहीं दिख रहा है, ओके, आपको कन्फ्यूजन कोई ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था?
किसी वस्तु दर्पण द्वारा आभासी यानी कि काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो वस्तु की स्थिति कब होती है? तो ये जो है काल्पनिक और आवर्धित बनता है। ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखोगे तभी अवतल दर्पण में आभासी बनेगा। तो ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, थोड़ा सा इसका जो है लैंग्वेज चेंज कर दिया है। ओके, तो आप लैंग्वेज पे मत जाइए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। ओके, तो उस क्वेश्चन को समझिएगा, आपको सब समझ में आएगा कि अगर अवतल दर्पण में आभासी की बात कर रहा है तो समझ लो कि वो फोकस दूरी और पोल के बीच यानी कि ध्रुव के बीच रखा हुआ है। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्या लगा रहता है बाबू? अब समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या एक पतला लेंस, बताइए। तो सब जानता है कि मोटर चालक के सामने जो लगा हुआ था, जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। इसमें यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, चाहे वो गाड़ी हो या फिर 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, सभी में क्या कौन सा दर्पण लगा होता है जी? तो उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? खो राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। ओ यार, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक बनता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, आपको भी पता है काल्पनिक मतलब आभासी, यानी कि काल्पनिक जहाँ है वहाँ पे टिक कर दो। ठीक है, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा, है ना? काल्पनिक और सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक एक ही कंडीशन में बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में कैसा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है। काल्पनिक मतलब आभासी होता है, यानी कि इमेजिनरी बनता है। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? अभी तो आपने आप ऊपर देखा था ना। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है? अच्छा, सीधी की बात कर रहा है, सीधा उल्टा की बात कर रहा है ना। अच्छा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधा। कैसा बनता है जी? सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा कैसा बनता है जी? सीधा बनता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। जैसे उत्तल दर्पण में फॉर एग्जाम्पल ये मेरा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ओके, और ओके, ये उत्तल दर्पण मेरा हो गया। और ये जो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कैसा बनेगा? प्रतिबिंब हमेशा जो है ऊपर जो जैसे देखिए, ये प्रतिबिंब जो है ना हमेशा ऊपर ही बनेगा। ये जो है ध्रुव के ऊपर ही बनेगा। ऊपर बनेगा मतलब सीधा, है ना। अगर ये नीचे बनेगा मतलब उल्टा, है ना। तो नीचे बनेगा मतलब उल्टा, तो हमेशा सीधा बनता है उत्तल दर्पण में, यानी कि ऊपर की ओर बनेगा। वस्तु का जो है इमेज जो बनेगा, वस्तु का जो ऊपर रख रहे हो तो ऊपर ही बनेगा, ऐसा नहीं कि वो नीचे बनेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? सबको पता है। दाढ़ी बनाओ, चाहे चेहरा या फिर आप अपने बाल को कंघी करो। ओके, सबको पता है कि हम अवतल दर्पण देखते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर खो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा दाढ़ी बनाते हैं, या फिर ब्यूटी पार्लर में लगा होता है जो दर्पण लगा होता है उस पर भी अवतल दर्पण ही लगा होता है। ठीक है, यानी कि अपने मतलब किसी भी कारखाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसी भी फेस को देखने के लिए दाढ़ी बनाने में। ओके, वैसे कारखाना में तो मतलब समतल दर्पण भी यूज़ किया जाता है अपना क्या बोलते हैं स्टोरेज बनाने के लिए, या अपने रैक बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, गेट के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप देखते होंगे। ओके, जहाँ क्या बोलते हैं एसी उसी लगा हुआ होता है उसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है? सीधा प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है? याद कीजिए। तो हम जानते हैं कि सीधा प्रतिबिंब समतल और उत्तल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में तो नहीं बनता है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो ये जो है ये आपका मान लो उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा ऊपर बनता है प्रतिबिंब, यानी कि सीधा बनता है, और समतल दर्पण में भी सीधा बनता है, यानी कि ऊपर बनता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गो, समतल तथा उत्तल दोनों में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। समतल और उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा।
ठीक है, याद हो गया होगा आपको। ओके, अच्छा अब आपसे हम एक चीज़ और पूछते हैं कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आप बोलोगे वास्तविक ऐसा नहीं है, आभासी भी बनता है। आभासी एक कंडीशन में बनता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच हो, यानी कि धूप के बीच हो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, लास्ट नहीं है, इसके बाद और भी क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये तो हो चुका है ना? हाँ ओके, ये हो चुका है। 16 तक हो गया जी? हाँ 16 तक मेरा हो गया है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 17 ना, 17 देखेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी? संबंध दिया हुआ है एफ इक्वल टू, यानी फोकस दूरी जो है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो ये इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर को दिया हुआ है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण के लिए। ऑप्शन नंबर घो दिया हुआ है ना तो उत्तल दर्पण के लिए ना तो अवतल दर्पण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, उत्तल ले लो या फिर अवतल ले लो। ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल, और ये मेरा कौन सा हो गया? अवतल। इसे मैं अभी पेंट कर देता हूँ, पेंट नहीं करूँगा तो ये अवतल लेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अवतल, ये हो गया उत्तल। तो इसमें भी क्या होता है जी? फोकस जो होता है ना, फोकस जो होता है वो हमेशा क्या होता है जी? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है, ठीक है। और इसमें भी वही कंडीशन होगा जो इसमें कंडीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके ओके ओके, चलिए दोनों इसका मतलब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर गो, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों में ही फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके ओके, सब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है, आपको फिगर दिया हुआ है, आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ओके ओके, कोई बात नहीं, दिमाग में लगा लूँगा। चित्र 1.35 में दिया हुआ है कि किरण आरेख कौन सा सही है, आपको चुनना है। ओके, तो यहाँ आप देखिए इस तरह का तो कभी आपका ये क्या है? समतल दर्पण। ओके, तो समतल दर्पण में देखिए आप इसमें गलती क्या है ये आप देखिएगा। ओके, इसमें गलती क्या है वो आप देखिएगा। इसमें देखिए किरण जो आपतित होता है तो इस तरह एरो लगता है। देखिए आपतित होता है तो किसी वस्तु पे, ये मान लो ये वस्तु है, इस पे आपतित हुआ तो हम इस तरह इसे हम दर्शाते हैं। ऐसा नहीं कि आपतित हुआ तो इस तरह दर्शाते हैं, तो मतलब क्या हुआ? इससे आपतित हुआ ही नहीं। ओके, तो इसमें देखिए कहीं भी आपतित होने का साइन आपको दिख रहा है, एरो देखिए लगा हुआ है इस तरह, यानी कि आपतित हुआ ही नहीं और तुरंत परावर्तित हो गया। आपतित हुआ ही नहीं तो परावर्तित कहाँ से होगा, है ना? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए अगर ये इस तरह रहता और फिर ये इस तरह है तब सही है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें इधर से ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, आपतित हुआ कहाँ यार जो आप परावर्तित कर रहे हो? तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? ये आपतित हुआ, ठीक है। आपतित होने के बाद आप जानते हैं कि मिरर पे जैसे ही आप किरण आपतित होता है तो वो जो होता है वो फोकस दूरी से निकलता है। कहाँ से निकलता है जी? फोकस दूरी से निकलता है, ये सब हमको पता है। लेकिन यहाँ देखिए फोकस दूरी से निकल रहा है क्या? फोकस यहाँ पे है और बन कहाँ निकल कहाँ से रहा है किरण आपका परावर्तित होकर के? फोकस के अलावा कहीं और से निकल रहा है। तो ये भी ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना? ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है? ओके, फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है आपतित किरण यहाँ हुआ, आपतित हुआ, ये एक किरण आपतित हुआ हमारे इस मिरर पे, फिर ये परावर्तित हुआ, परावर्तित होके यहाँ से निकला है वक्रता त्रिज्या से। ये तो गलत हो गया जी। यहाँ से निकलेगा, फोकस नहीं निकलता है जी। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। चलो इसको भी गोली मारो। ऑप्शन नंबर घो देखो, अब देखिए लास्ट है ऑप्शन नंबर घो। ऑप्शन नंबर घो में देखिए एक किरण जो है यहाँ से आपतित हुआ, ये देखिएगा आप, ये किरण जो है ये आपतित हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरह एरो लगा हुआ है और फिर परावर्तित होकर फिर वापस इसी साइड आ रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र पे आ रहा है वापस। तो याद रखिएगा कोई भी किरण अगर वक्रता त्रिज्या से आपतित होता है तो वापस वक्रता त्रिज्या की ही ओर वापस वो लौटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका घो जो है राइट हो गया, ठीक है। वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण आपतित हुआ है तो वापस वक्रता त्रिज्या परावर्तन के बाद हमेशा फिर जो है वो वक्रता केंद्र से ही आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए लास्ट है क्वेश्चन से देख लेते हैं। ये भी लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता क्या है? किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना बड़ा छोटा है, जूम मतलब यही बताता है आवर्धन।
ओके, आपका वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, कितना छोटा बना, यही बताता है आवर्धन। ठीक है, चलिए आवर्धन आप समझ गए। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऋणात्मक मतलब कि आप समझ गए होंगे। ओके, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब कैसा है आपको बताना है। ओके, तो याद रखिएगा एक बात, जो है आवर्धन में आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, वो आप याद रखिएगा। अगर आवर्धन निगेटिव है तो समझ लेना कि वस्तु उल्टा बना है। ओके, यानी कि वस्तु जो है प्रधान अक्ष के नीचे बना है। ओके, यानी कि उल्टा बना है। आवर्धन मतलब अगर आवर्धन आपका निगेटिव आया है तो वस्तु यानी कि उल्टा बना है, यानी कि प्रधान अक्ष के नीचे बना है। और अगर आवर्धन पॉजिटिव है यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये प्रधान अक्ष के ऊपर बना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि निगेटिव है, निगेटिव मतलब उल्टा बना है, नीचे बनता है तो उल्टा बनता है, ऊपर बनता है तो सीधा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका घोर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। सो टाटा बाय बाय। ओके, सो आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो वीडियो अच्छा लगे तो आप बोलिएगा, नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए लेते आएंगे नेक्स्ट चैप्टर का। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके।